कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का टेस्ट 7 लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर रिपोर्ट हेनरी स्लीमैन के द्वारा लिखी गई थी। एस स्लीमैन, ये हमारा ऑप्शन है, सही आंसर है ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर सवाल है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इंफ्रारेड किरणें, इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था। यह एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार है, लेकिन यह इसकी किरणें जो है अनुप्रस्थ होती है। लेकिन यह हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम आंसर अनुप्रस्थ तरंगे भी इसका लगा सकते हैं। इसकी खोज किया था विलियम हर्शेल, डब्ल्यू हर्शेल, आप याद रख सकते हैं, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज किया था। ये जो तरंगी होती है इंफ्रारेड तरंगे किरणें, ये दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश के बीच में होती है। इसका जो तरंग दैर्घ्य है 710 नैनोमीटर से लेकर के 1 mm तक होता है। तो ये इसका रेंज याद रखिएगा। चलिए हम तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है। तो ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है, जिसका नाम है सुंदरेश मेनन। यह भारतीय मूल के न्यायाधीश है जो वहाँ जा कर के बस चुके हैं। इसका नाम है सुंदरेश मेनन। चौथा नंबर सवाल है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। पाँचवा नंबर सवाल है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यह भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। यह फरवरी महीने में 6 से 8 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में मनाया गया था। और इस बार 2024 में 6 से 9 फरवरी, 8 या 9 भी हमारा ऑप्शन में रह सकता है, लेकिन इस बार 9 फरवरी तक चला था। 2024 को गोवा में मनाया गया है। तो दोनों आप याद रखेंगे। इस बार करंट वाला है गोवा में और 23 वाला पूछे तो बेंगलुरु में। 6 नंबर सवाल है हमारा, मैथ का सवाल है। चलिए इसको देख लेते हैं। 500 रुपये की राशि, 500 रुपये की राशि पर 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% है। तो इस सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं, 500 रुपये की राशि है, पहले वर्ष के लिए यहाँ पे 10% है और दूसरे वर्ष के लिए 20% है। इसके सामने में 20% लेना है, इसके सामने में 10% लेना है। पहले वर्ष में 500 का 10% 50 रुपया हो जाएगा और 500 का 20% 100 रुपया हो जाएगा। तो ये पहले वर्ष का जो ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज फिर लगेगा 20%, इसका फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 50 का 20% 10 रुपया होगा। तो ये टोटल ब्याज कितना हो गया, 50, 100 और 10 160 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को चाहे तो आप दूसरे मेथड से ऐसे भी बना सकते हैं। एक और जो मेथड 2 है, मेथड 2 हम आपको बता रहे हैं। 500 रुपया की राशि है, 10% की ब्याज है, पहले वर्ष के लिए हम निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए PRT/100 का जो फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, 5 50, पहले साल का हो गया। और दूसरे वर्ष में ये 500 और 50 मूलधन मेरा हो जाएगा 550, ये सेकेंड वर्ष के लिए। फिर से मूलधन गुणे दर, दर है मेरा दूसरा वर्ष का कितना 20%, साल 1 लेंगे तो 20 गुणे 1 बट्टा 100। इसको काटिए, 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 55 दूना 110 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 110। तो ये एक ब्याज हुआ, एक ब्याज ये हुआ, दोनों को जोड़िएगा 160 आ जाएगा। ये दोनों ही तरीका पे बना सकते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये डॉक्टर श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई थी। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया है। तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, सी राव हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, पूरा नाम है चंद्रशेखर राव, ने यह योजना को शुरू किया गया था।
इस योजना में जो मृतक होगा, बुनकर जो हो जाएगा, उसको 5 लाख का बीमा मिलेगा। इसके मरने के बाद उसे 5 लाख रुपया दिया जाएगा और इसमें आर्थिक मदद के लिए भी तुरंत 24,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से इसमें 80,000 बुनकरों को शामिल किया गया है। 80,000 बुनकर, यहाँ पे हम याद रखेंगे 80,000 बुनकरों को शामिल किया गया है। तो चलिए 9वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा 9वां नंबर सवाल है। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो युद्ध अभ्यास 2022 आयोजित किया जा रहा, हमारा ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो सही आंसर हमारा हो गया उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। और ये 18वां नंबर का संयुक्त अभ्यास 2022 में किया गया था, 18वां नंबर का। लेकिन इस बार जो 19वां नंबर का जो हो रहा है 2024 में, ये 2022 के बाद अभी 24 में नहीं हुआ है, ये 2023 में हुआ था 19वां नंबर का। ये अलास्का USA में किया गया है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, 18वां नंबर का उत्तराखंड में और 19वां नंबर का अलास्का USA में किया गया है। चलिए हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 11 नंबर सवाल है। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? तो पे रूप को लॉन्च की गई है। 12वां नंबर सवाल है। दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधीय पौधे कौन कौन से हैं? तो इसमें है मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रीटिलोरिया सिरोहोसा, डेक्टाइलोलॉजी हेटोगिरिया। तो ये तीनों ही आंसर हमारा सही है, तो प्रयुक्त तीनों आंसर हो जाएगा इसका। 13 नंबर सवाल है। वेदांतांगल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वेदांतांगल अभयारण्य स्थित है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। 13 का डी नंबर याद रखेंगे। 14 नंबर सवाल है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो सेमिकॉन इंडिया 2023 ये जुलाई के महीने में 28 से 30 जुलाई को आयोजित किया गया था 2023 में। यह गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे गांधीनगर गुजरात। चलिए 15 नंबर सवाल मैथ का सवाल है। 12:18:6 का चौथा अनुपात 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है। तो 12:18:6 का चौथा अनुपात हम यहाँ x ले लेते हैं, 12:18:6x। तो x का वैल्यू हमें निकालना है पहले, तो इसके लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से लास्ट से और बीच वाले को बीच से। तो 12x बराबर 18 × 6 हो जाता है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं चौथा अनुपात में। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 नमा 18। तो x का वैल्यू आपका आ गया 9। अभी x का वैल्यू 9, ये तीसरे अनुपात में रख लेते हैं, ये 9। तो हमें ये k का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो 4k 9 में, तो तीसरा अनुपात में जब 3 ठो दिया रहे तो इसको ऐसे निकालते हैं, 4:k k:9। तो बीच वाले को बीच से, किनारे वाले को किनारे से करते हैं। तो k² = 9 4 जा 36, दोनों साइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट, तो k का वैल्यू ±6 हो जाएगा। हमारा आंसर 6 है, ए नंबर आंसर। चलिए तो 16 नंबर सवाल पे देखते हैं हम लोग। ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिन में 3 यूनिट काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ आपको आदमी भी दिया है, घंटा भी दिया है, दिन भी दिया है। तो घंटा को हम लोग h बने आवर बोल देते हैं, दिन को डे बोल देते हैं, आदमी को मैन बोलते हैं। तो MDH वाले फार्मूला पे ये बन जाएगा। 10 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, वर्क भी W भी दे दिया है। इसका फार्मूला याद आप रखेंगे, MDH/W, MDH/W। इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, MDH/W। अब दोनों पे इसको बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला आदमी है 18, 8, 10। हम यहाँ पे लिखेंगे 18 × 8 × 10, 3 यूनिट काम करते थे। W नीचे लिखाता है, बराबर में लिख दीजिए। फिर अब 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 यूनिट काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? क्योंकि समय तो अभी यहाँ पे नहीं दिया है। क्या क्या दिया है? 25 व्यक्ति, तो आदमी ऊपर में हो जाएगा 25 व्यक्ति। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर से कितना दिया है? 25 व्यक्ति, ऊपर में 25 लेंगे, 25 × 6 घंटे
6 गुना में 6 ले लेंगे। प्रतिदिन काम करके 5 यूनिट काम पूरा करें, तो काम W नीचे होता है, याद रखेंगे 5 यूनिट। यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया है, H नहीं दिया है, तो H को हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ H लिखना है, यहाँ साइड में किनारे में H लिखना है। अब इसको क्रॉस कीजिए, काटिए, ऊपर नीचे काट सकते हैं। 5 25, ये 3 से काट दीजिए, 3 छक्के 18। थोड़ा सा फ्रेश में यहाँ काट लेते हैं। 6 × 8 × 10 बट्टा में तो कुछ नहीं बचा है, बराबर इधर क्या क्या बचा है 5 × 6 × H। घंटे 6 घंटे दिया था, प्रतिदिन काम करके 5 यूनिट काम को पूरा करने में। थोड़ा सवाल देख लेते हैं इधर, कितने दिनों की आवश्यकता होगी। सॉरी, आपको D निकालना है, तो H को हम D बना सकते हैं। यहाँ पे जो निकालना वही लिख देंगे। अब यहाँ पे काट दीजिए, 6 गया, 5 से 10 जाएगा 2 बार में, तो 8 × 2 = 16, डे बराबर 16 आ जाएगा आपका आंसर। इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो 17 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा 17 नंबर सवाल कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग। तो ये देखिए, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वर्ग होता है जिसका चारों कोण बराबर होता है, लेकिन चतुर्भुज का कोई फिक्स नहीं है आकृति, ये कैसे भी हो सकता है चतुर्भुज। तो त्रिभुज चतुर्भुज में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हर वर्ग चतुर्भुज होता है। यानी जितने भी वर्ग है सभी को हम चतुर्भुज में रख सकते हैं, सभी को चतुर्भुज में रख सकते हैं, लेकिन त्रिभुज में नहीं रख सकते हैं। त्रिभुज का रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का हम अलग से बनाएंगे। त्रिभुज का रिलेशन ऐसा वाला फोटो जैसे यहाँ पे होगा बन जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा B नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। ये हमारा 18 नंबर प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वैल्यू ले लेते हैं। P का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, D का मान 4, L का 12, तो 12 4 16, दोनों को जोड़ने पे 16, ये भी 16 हो गया, दोनों से मिल गया, तो इसको भी 16 बोलना चाहिए। 4 3, I का मान कितना होता है, ABCD के वर्णमाला में जाएगा, A जैसे पहला अक्षर है, तो E जो T में दे I होता है, I का वैल्यू 9 होता है, तो 9 4 13 3 16, ये भी हो जाएगा। B का 2 होता है, E का 5 होता है और H का 8 होता है, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 8 5 13 2 15, एक यहाँ आ जाना चाहिए। एक किसका मान होता है, A का, तो A हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपका कह रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में A अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह का कौन सा अक्षर होगा। तो जब हम किसी घन को खोलते हैं तो ये जो है इसके पीछे और इसके सामने वाला भाग एक दूसरे के विपरीत होता है। ये दोनों एक छोड़ के जो अगला जो है ना एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे आप डब्बा मोड़ेंगे इस तरह से, तो ये B है तो एक डब्बा इधर पीछे चल जाएगा, एक डब्बा इधर चल जाएगा, ऐसे A और C आ जाता है। तो एक छोड़ के दूसरा विपरीत आता है, ये इसका विपरीत हो जाएगा और जो जो बच जाएगा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। आपको इसमें किसका विपरीत पूछ रहा है, इसमें A अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे A के विपरीत कौन है, तो A के विपरीत C है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। तो C हमारा ऑप्शन है D नंबर। चलिए 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था, तो इसको जिगुरत कहा जाता था, इसको आप याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर सवाल है, फरवरी 2023 में पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया। तो ये OP कोहली का निधन हो गया, ये गुजरात के राज्यपाल थे और ये BJP पार्टी से थे। ये 1994 से 2000 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी रह चुके हैं। दोनों बात आप याद रखेंगे, गुजरात से थे ये। चलिए 22 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा 22 नंबर सवाल हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। आपके पास ऑप्शन है जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, एडवर्ड फर्स्ट, जॉर्ज तृतीय। तो इसका आंसर सही है C नंबर, यानी इस समय जेम्स जॉर्ज तृतीय था। और ये स्वतंत्रता संग्राम को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यह 1775 से 1783 तक चला था, लगभग 7 वर्ष तक चला था ये। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन थे एक तरफ और एक तरफ जॉर्ज तृतीय थे, ये दोनों युद्ध के नेता थे। चलिए 23 नंबर है, रुपये जारी किया गया है। तो ये भारत में जारी किया गया था और इसका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था। 24 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे जो गरीबी हटाओ कार्यक्रम था तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था 1974 से 78 तक। अगर आप सभी को चाहे तो याद कर सकते। हमारे पास जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था जो 5 साल तक चला था। 56 3 करके याद कर लेंगे, 51 से 56, 56 5 61 होता है, 61 5 66 होता है। ये 3 पंचवर्षीय योजना याद कर लेंगे, तीनों को एक साथ। कोष KOS कोष यानी पहला कृषि के लिए, दूसरा उद्योग के लिए, तीसरा जो है जो तीसरा योजना जो चालू हुआ था इस समय समृद्धि विकास के लिए। और उसके बाद फिर दो ठो यहाँ गैप है क्योंकि लगातार 66 के बाद नहीं 3 साल गैप करके आया, 3 होने के बाद 3 साल गैप कर देंगे। 69 से 74, 74 से 78, ये 2 ठो को एक साथ याद कर लेंगे। और ये जो 5वां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को लाया गया था। इसमें आपदा, आर्थिक परिवहन को विकास को रखा गया था। और छठा है 80 से 85, उसके बाद 85 से 90, फिर 92 से 97, 97 से 2020 तक। इस तरह से आप लोग सभी पंचवर्षीय योजना को याद कर सकते थे जो आखिरी में न्याय के लिए बात की गई थी और इसमें विकास के लिए बात की गई थी। चलिए 25 नंबर सवाल पे चलते हैं। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है? तो पेरिस पुस्तक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भारत को शामिल करने की बात कही गई थी। जो भारत आए थे, वहाँ के जो गवर्नमेंट आई थी तो भारत में जो भारत मंडप में इसने घोषणा कर दिया था 2018 में। चलिए 26 नंबर सवाल है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो हमारे संविधान संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, ये सही है। समिति पंचायत, ये भी सही है। ग्राम पंचायत, ये भी सही है। नगर पंचायत, ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। तो 1 2 3 बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल में चलते हैं। यह 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो खानों में सबसे ज़्यादा मीथेन और वायु होती है। मीथेन CH4 और वायु होती है ऑक्सीजन। और इसके अलावा ऑक्सीजन में और सारी गैसें होती है, अन्य गैस भी इसमें शामिल होती हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चलिए इसको हम देखते हैं कौन सा गलत है। डांस, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत है क्योंकि ये जो है डांस जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। स्टेपीज शीतोष्ण, ये तो सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधी, ये भी सही है। टैगा ये शीतोष्ण कटिबंधी वन, ये भी सही है। तो हमारा ये एक गलत है। तो आंसर हो जाएगा 20-29 का A नंबर। चलिए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? 30 नंबर सवाल। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 2022 में इसकी थीम देख लेते हैं। हमारा आंसर है इसमें वैश्विक एकजुटता, लचीली सेवाएं, असमानता समाप्त करें, एड्स समाप्त करें, समुदायों से फ़र्क पड़ता है, समानता। तो इसमें समानता को रखा गया था, ये इसकी थीम थी। चलिए 31 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन झील है और सबसे गहरी झील है ये। चलिए 32 नंबर सवाल पे चलते हैं। भारत के किस IIT के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये IIT इंदौर के छात्रों ने जीता है। 33 नंबर सवाल, मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें हीलियम गैस को उपयोग में लाया जाता है। इसका संकेत He होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। सबसे हल्का वैसे हाइड्रोजन है, लेकिन यह अधिक ज्वलनशील है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सबसे हल्की गैस होने के कारण गुब्बारों में भरते हैं। चलिए 34 नंबर सवाल, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत 1973 से की गई है और इसमें 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपया
पर्यावरण के लिए दिया जाता है। इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। 35 नंबर सवाल है, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन, ब्लू ये पानी के रंग से नीला को रखा गया है, यह महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन के लिए रखा गया है। 35 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, इनमें से किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? तो यह मेगाथीरियम द्वारा कम की जाती है। 37 नंबर सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसमें मध्य प्रदेश ने जीता है 2022 में, और 2022 में इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में ही हुआ था। इसका आयोजन भी भोपाल में हुआ था 22 में। वैसे इसका आप याद रख सकते हैं कि 18 में, 19 में, 20, 21, 22, 23, 24 इन सभी में 2 बार छोड़ करके इसमें 19 में, 18 में, सॉरी इसमें तो महाराष्ट्र ही जीता था, 18 में हरियाणा जीता था, और 21 में भी हरियाणा जीता था। बाकी जितना है सब में जो है सबसे अधिक गोल्ड मेडल महाराष्ट्र जीते हैं। बाकी टोटल का महाराष्ट्र याद रखेंगे आप लोग। और आयोजन अलग अलग हुआ है। 18 में न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था, 19 में पुणे में आयोजन हुआ था, पुणे में, इसमें दिल्ली में आयोजन हुआ था। 20 में इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी याद रखेंगे, गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। और 21 में आयोजन इसका पंचकुला में हुआ था। 21 में आयोजन पंचकुला में हुआ था। 22 में आयोजन तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बताए हैं, 22 में आयोजन हुआ था। 23 में चेन्नई में आयोजन हुआ है, 23 में इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है। और 24 में इसका आयोजन 24 में तमिलनाडु में हुआ आयोजन, 24 में इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं। कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो यह केंद्रिकाएँ में आरएनए का संश्लेषण होता है। इसका आरएनए का फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए 39 नंबर सवाल पढ़ते हैं। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो हम पृथ्वी पर इस तरह से देखें तो इस तरह की रेखाएं होती है जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, इसे हम लोग देशांतर बोलते हैं। इस तरह की जो रेखा होती है इसे अक्षांश बोलते हैं। तो अब एक स्थान से यहाँ से अगर कोई आदमी यहाँ जा रहा है तो इस तरह से जाएगा कि इस तरह से जाएगा, कैसे जाएगा? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? अब इससे इधर जाने के लिए किससे जो एक दिन का पार कर जाएगा, तो इस तरह जाएगा तो एक तारीख बदल जाता है देशांतर पार करने के लिए। अक्षांश में इधर से दिन का फर्क उतना नहीं पड़ता है, तो इधर से जाने पे हमारे अंतस्थिति रेखा को पार कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या ऑप्शन है इसका। समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर, अक्षांश, ये दोनों आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। देशांतर को पार करने से इसका तारीख बदल सकती है। चलिए 40 नंबर सवाल है। विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो बी समूह में B1 से लेकर B2, B3 इस तरह से 12 गो प्रकार होते हैं। हमारे ऑप्शन में 11-12 आ सकते हैं। यहाँ पे ए 11 नंबर है, 11 मार देंगे। 41 नंबर सवाल। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य क्या है? तो लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है फ्लेवर सेवर टमाटर। ये टमाटर के फ्लेवर के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे पहला खाद्य उद्योग है जिसमें जीएम के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए 42 नंबर सवाल। वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जो हमारा वृक्क होता है, इस तरह से जो किडनी होता है, इसमें जो है चारों ओर इस तरह से बना गया रहता है, चारों ओर झिल्ली नुमा जो पाया जाता है, झिल्ली नुमा आवरण घेरा पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं। इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। चलिए 43 नंबर सवाल है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो मूत्र की मात्रा को जो कंट्रोल करता है ADH और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा 43 का ए नंबर। चलिए 44 नंबर सवाल है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के एम्बेसडर के रूप में निखत जरीन को सेलेक्ट किया गया है। 45 नंबर सवाल है। किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो कैरम बोर्ड पर जो अम्ल होता है वो बोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है।
सिट्रिक एसिड ये नींबू में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में। टार्टरिक अम्ल ये इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? ये टमाटर में शायद पाया जाता है। चलिए, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। 46 नंबर सवाल, गुले नगमा के लेखक हैं? तो गुले नगमा के लेखक है रघुपति सहाय फिराक। 47 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें हमको गलत को ढूंढना है। देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में, सही जवाब है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में, ये गलत है। जो बैटरी हम लोग बनाते हैं इस तरह से संचायक सेल, इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, ये HCl होता है, ये गलत है। इसमें MnO2 को भी इस्तेमाल कर सकते, शुष्क सेल में मैग्नीज संचायक सेल में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल नहीं होता है। यूरेनियम परमाणु बम, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 47 का C। 48 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? तो ये केरोसिन में नहीं होती। मिट्टी के तेल, पेट्रोल, उस समय केरोसिन नहीं पाया जाता है। 49 नंबर सवाल है, समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होने की संभावना है? तो देखिए, pH मान अगर 7 हो या 7 के आसपास हो तो ये उदासीन हो जाएगा 7 पर। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो ये 7 के आसपास रहना चाहिए। तो 6 से 7 हमारा आंसर सही है। 49 का C नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 50 नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो देखिए, स्टील जो है इसमें क्या क्या होता है? तांबा होता है, जिंक होता है, तो ये तो मिश्र धातु हो गया। टीन भी पाया जाता है, तो ये तो मिश्र धातु हो गया, ये तो नहीं होगा। ब्रॉन्ज जिसको कांसा भी बोला जाता है, इसमें तांबा और टीना पाया जाता है। Cu+Sn तांबा टीना होता है, ये भी मिश्र धातु हो गया। पीतल, इसमें भी तांबा जस्ता का मिश्रण होता है, ये भी हो गया। तांबा ये तो अकेला है, कॉपर ये मिश्र धातु नहीं है। हमारा आंसर होगा 50 का D नंबर आंसर। चलिए 51 नंबर सवाल देखते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कौन है इस चारों में जिसने सबसे पहले मधुमक्खी की भाषा की पहचान की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा KB फ्रिस्क को। B नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए 52 नंबर सवाल देखते हैं। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो देखिए, हमारा जो आँख होता है, ये आँख है, इसका लेंस आगे में होता है, ये उत्तल लेंस होता है, ये यहाँ पे रेटिना होता है, यहाँ पे अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। तो यह जो है, ये किनारे वाला जो भाग है, ये पूरा जो इसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं इसको। ये पूरे को जो ऊपर वाला भाग है इसको दृष्टि पटल बोलते हैं। तो दृष्टि पटल में ही यहाँ पे अंध बिंदु पाए जाते हैं, अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा D। चलिए 53 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कथन ए है। कारण देख लेते हैं। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी, ये सही है। तो ए सही है, आर गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो समाजवादी दृष्टिकोण, इस पे देखना है, समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र देव ने किया था। 55 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। इसका हमारा ऑप्शन है, पहला जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जर्मनी और मलेशिया। तो ये जर्मनी में शुरू किया था। 56 नंबर सवाल, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? तो यह शाहनवाज भुट्टो। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो यह 1793 के चार्टर अधिनियम में यह जो बात कही गई थी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। 58 नंबर सवाल पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे महात्मा गांधी, इसका याद रखिएगा, सॉन्ग्स ऑफ प्रिज्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू। सही आंसर है C महात्मा गांधी। 59 नंबर है, किस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? तो यह मृदु उत्तक। चलिए 60 नंबर सवाल है,
नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1923 में हुआ था। 61 नंबर सवाल, यूथांड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को सही कालानुक्रम में सजाइए। छत्रपति साहूजू, राजा राम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय। तो संभाजी जो थे ये सबसे बड़े बेटे थे और इसका कार्यकाल दूसरा था। इसमें पहला वाला कार्यकाल तो किसी का है नहीं, तो पहला आंसर मेरा 3 नंबर हो जाएगा। 3 इसमें ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। संभाजी के बाद राजा राम, ये 2 तो मिल गया। अब 4-1 में कौन पहले आया था? तो पहले आया था शिवाजी द्वितीय, बाद में आया था छत्रपति साहू जी। तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल पे देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था? तो अकबर ने जो शादी किया था तो वह कछवाह राजपूत से था। तो हमारा आंसर 63 का ए हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। 65 नंबर सवाल है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। तो फुटबॉल में फॉरवर्ड होता है, पास भी फुटबॉल को करते हैं, कॉर्नर भी मारते हैं जब हाथ से छू लेते हैं। तो पेनल्टी कॉर्नर फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। कॉर्नर होता है लेकिन पेनल्टी कॉर्नर पर सिर्फ पेनल्टी होता है। तो 66 नंबर, अब चलते हैं अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो तीर्थंकर है और इसके निर्वाण स्थल है। तो आइए पहचानते हैं। ऋषभनाथ, इसका निर्वाण स्थल अष्टापद 8 पद में है, तो ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है। वासुपुज समेत शिखर, ये गलत है, समेत शिखर पे वासुपुज का नहीं था। नेमिनाथ उज्जयंत, ये भी सही है। महावीर पावापुरी में इसका निर्माण हुआ था, ये भी सही है। तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल पे चलते हैं। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? तो यह मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास हुआ था। और जो उच्च पाषाण स्थल था उसमें उच्चपुरा पाषाण काल में जो है खुरचनी, तरछनी, इस टाइप के औजार, पत्थर के औजार आए थे। और जो मध्यपुरा पाषाण काल था इसमें इस तरह से औजार सब आए थे, थोड़े लंबे हथियार थे इस तरह से, जिसको ऊपर में सतह पार्श्व संस्कृति पार्श्व वाले थे। अब बड़े वाला क्षेत्र इस सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था, पूर्वपुरा काल, उसमें इस्तेमाल हुआ था। तो छोटे पत्थर वाला पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 67 का बी। चलिए 68 नंबर सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर सवाल केमिस्ट्री का सवाल है। नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होता है, इसके चारों ओर के जो कक्षाएं होती है तो कक्षा को हम लोग कहते हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो इसी को अंग्रेजी के लेटर KLMN से सूचित किया जाता है। तो पहली कक्षा के लिए के हो जाएगा। एक है नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा, नज़दीक में तो पहले के होगा, पहली कक्षा, तो हमारा आंसर हो जाएगा के। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए तो ये के पहली कक्षा हो गया, एल दूसरी कक्षा हो गया, एम तीसरा हो गया, एन चौथा हो गया। 69 नंबर सवाल पे चलते हैं। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? यह कथन चाणक्य का है। चलिए अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य का स्थान इसमें देखना है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ, सही है। शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 से 320 दोनों रह सकता है से शुरू हुआ। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर 70 का सी नंबर आंसर सही हो गया। चलिए 71 नंबर सवाल पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण से स्तर प्राप्त है। तो उच्चतम पोषण किसे प्राप्त होगा? केवल शाकाहारी को नहीं, केवल मांसाहारी को नहीं, जो दोनों हो, सर्वाहारी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 72 नंबर, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है। तो गर्म भट्टी में अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, जिसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था। ये आपको एक पहले क्वेश्चन बता चुके हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। चलिए 73 नंबर है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे, लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। और यहाँ है अगर 0.2 ओम प्रतिरोध, इसको दुगुना किया जाएगा तो समानुपाती है, तो ये भी दुगुना हो जाएगा 0.2 गुने 2, तो ये इसका 0.4 गुना हो जाएगा। चलिए अब 74 नंबर सवाल पे चलते हैं।
आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए आकाश, ये जो प्रकाश की किरणें, जैसे सूरज की किरणें या प्रकाश की किरणें आप मान सकते हैं, ये 7 रंगों से बनी होती है। तो 7 रंग होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से बैजानी, पीनाला भी बोलते हैं। ये 7 रंगों में बना होता है। तो जो आकाश में जो है ये सभी रंगों का जब परिकीर्णन हो जाता है तो सब जो है ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो ये जो होता है बैगनी और नीला, जो सबसे पहला वाला है वायलेट, इंडिगो, बैगनी, आसमानी, इसका जो है ना तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। यानी जिसका उल्टा होता है इसमें परिकीर्णन में, कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका परिकीर्णन सबसे कम, और जिसका परिकीर्णन में क्या तरंग दैर्घ्य का ये उल्टा होता है लैम्डा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका कम, और कम का ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो देखिए जिसका तरंग दैर्घ्य जो सबसे अधिक है उसका परिकीर्णन कम होता है, जिसका ज़्यादा है उसका अधिक होता है। तो बैगनी का जो है यहाँ परिकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसके तरंग दैर्घ्य कम है, और लाल का सबसे ज़्यादा है, तो ये सब परिकीर्णन होकर ख़त्म हो जाता है। ये इसका कम परिकीर्णन होता है, कम छितर आता है, ये पूरे आकाश में फैल जाता है बैगनी का रंग, इसलिए पूरा आकाश में नीला दिखाई देता है। तो परिकीर्णन होने के कारण तरंग दैर्घ्य के, तो हमारा आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। और नीला क्यों दिखाई देता है इसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसलिए इसका परिकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। परिकीर्णन तरंग दैर्घ्य का विलोमानुपात होता है। चलिए 75 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? तो कार्यकाल के समय जो मरने वाले थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। 76 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ था 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, आप याद रखेंगे। चलिए 77 नंबर सवाल है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन में जो है इसका अनुशंसा करना अनिवार्य होता है। तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 78 का डी। चलिए 78 पे चलते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया, और जिसके कारण अभी 6 मौलिक अधिकार इसमें वर्तमान में है। चलिए 79 नंबर सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह 350A में है। 80 नंबर सवाल है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 2 ग्राम सभा की बैठक में कम से कम 3 महीने की अवधि होनी चाहिए। 81 नंबर सवाल। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 82 नंबर सवाल है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो यह 69वां संविधान संशोधन में दिया गया था। 83 नंबर सवाल है। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो याद रखेंगे इसमें 2% जीतना अनिवार्य है। 84 नंबर सवाल है। वायु का वेग संबंधित है? तो वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। 85 नंबर सवाल। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इस पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। 86 नंबर सवाल है। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, इसको नीला पर्वत उद्यान भी कहते हैं। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान भी कहते हैं। याद रखेंगे 86 का आंसर हो जाएगा ए। 87 नंबर सवाल है। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है गरिया उत्सव। 88 नंबर सवाल। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह NH 44 है। 89 नंबर सवाल है हमारा। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। एटलस और थीमेटिक मानचित्र ये कोलकाता में स्थित है। सही आंसर इसका कोलकाता।
चलिए 90 नंबर सवाल पे चलते हैं। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रो रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर, गुजरात में। ये 90 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत अवस्थिति, तो देखते हैं मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ये तो सही है, हमें गलत को चुनना है जो सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं आता है, यही गलत है। अनहोनी मध्य प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, हाँ ये भी सही है। तप्त पानी उड़ीसा, ये भी सही है। तो बी नंबर आंसर गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 92 नंबर सवाल है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है? जो सालों भर बोई जाती है तो मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। 93 नंबर सवाल, मेजा बांध का निर्माण हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है, याद रखिएगा। 94 नंबर सवाल है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो बहुपतित्व की प्रथा गोंड में, गोंड इसमें तो नहीं है। नागालैंड में है, इसमें भी नहीं है। जौनसारी और चौथा नंबर ऑप्शन है टोडा। तो ये जौनसारी और टोडा ये दोनों में बहुपतित्व की है, तो 3 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही है। 3 और ये दोनों हैं जो बहुपतित्व की प्रथा रखते हैं। 95 नंबर सवाल है, कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने या उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है तो क्या कहलाता है? बताइए, इसको हैकिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हैकर सही आंसर है, हैकर। तो ऑप्शन है ही मेरे पास। स्पैमर होता है, स्पैम जैसे कि कचरा वगैरह चले जाता है उसको बोलते हैं। प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम डालने के लिए। इंस्टेंट मैसेंजर होता है, ये तो नहीं होगा। प्रोग्राम चुराने के लिए हैकर होता है। 96 नंबर सवाल है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो कृष्णा मेनन, के कृष्णा मेनन है जो त्यागपत्र दिया था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। 96 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती है तो ये बंद रेखाएँ होती है, खुले पास तो नहीं होगा, बिंदु भी नहीं होगा, सीधी रेखा भी नहीं होता, बंद वक्र रेखाएँ होती है। ये जैसे कि मान लेते कोई चुंबक है और चुंबक में जब करंट जाती है इस तरह से, तो इस तरह से ये इस तरफ से जाती है, इस तरफ से निकलती है, ऐसे ही जाती है इस तरह से, और ये इधर सीधे नहीं चली जाती, इस तरह से एक रेंज बनाकर इसी क्षेत्र में आती है। इस तरह से ये एक बंद वक्र रेखा के रूप में गोल गोल इस तरह से काम करती है। इस तरह से जाती है, इस तरफ से जाती है, ऐसे गोल बना करके इससे वापस चल जाती है। तो ये एक तरह का बंद वक्र रेखाएँ होती है। चलिए 98 नंबर सवाल देखते हैं, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल ये असम की लोक नृत्य शैली है। 99 सवाल है, संगम काल के किस शासक ने गज बैठकर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण किया था? तो यह देवराय द्वितीय ने धारण किया था। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं किसका सही आंसर होता है। इसमें क्या लिखा है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का काम क्या है? हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए, जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, हृदय में विकार पता लगाने के लिए, शरीर में असामान्यता की जांच। सीटी स्कैन में क्या है कि अगर हमें शरीर में कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो, सर से लेकर पाँव तक, तो हम किसी भी चीज़ की जांच सीटी स्कैन में कर सकते हैं। तो ए का 4 नंबर है, चाहे हड्डी टूटा हो, ब्रेन में चोट लगा हो, सब चीज़ का जाँच हम इसमें कर सकते हैं। चलिए दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की कार्ड मतलब तो हृदय होता है, हृदय हमारे 2 जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी। हृदय की गति नियंत्रित करने में या हृदय में विकार का पता लगाने में। तो यह हृदय में जो गड़बड़ी होता है उस विकार को पता करने में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो बी का 3 हो जाएगा। ये हृदय की गति के लिए फिर कौन हो जाएगा? इसके लिए पेसमेकर होता है, हृदय गति कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर होता है। तो डी का 1 हो जाएगा। ऑटो एनालाइजर या जैव रासायनिक तत्वों की जांच में इस्तेमाल किया जाता है। तो सी का 2 हो जाएगा। 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।